औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। टुडेज आवर टॉपिक इज़ फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल। तो फीमेल्स में रिप्रोडक्शन ऑफ एग जो है वो एक साइक्लिक एक्टिविटी है, जबकि मेल में ये कंटिन्यूस प्रोसेस चलता रहता है और ये आलमोस्ट 28 डेज़ प्लस माइनस मुख्तलिफ वजूहात की वजह से कुछ इंडिविजुअल में फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन 28 डेज़ के राउंड रहता है। तो यानी ये रिप्रोडक्टिव साइकिल, रिप्रोडक्शन ऑफ एग्स इन फीमेल, ये साइक्लिक प्रोसेस हो गया फीमेल में। जब गमीट प्रोडक्शन मेल्स में और उसके रिलीज जो है ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, और ये स्टार्ट कब होता है? पुबर्टी, जब बच्चे जवान होते हैं उस वक्त ये शुरू हो जाता है। मेल्स में तो लास्ट एज तक चलता है, एंड ऑफ लाइफ तक, जबकि फीमेल में एक एज के बाद ये, क्योंकि एग्स की प्रोडक्शन रुक जाती है तो ये साइकिल भी रुक जाता है। तो ह्यूमन फीमेल्स में पीरियडिक रिप्रोडक्टिव साइकिल जो है ये अप्रॉक्सीमेटली 28 डेज में मुकम्मल होता है, और इसमें बहुत सारी चेंजेस आती हैं स्ट्रक्चर्स में भी और फंक्शंस ऑफ द होल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके अंदर मेन दो सिस्टम है इसमें, एक यूट्रस और दूसरा ओवरीज। इनमें ज़्यादा नुमाया चेंजेस हैं। इट इज़ कॉल्ड द मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल या फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल कहते हैं। इसको 4 फेजेस में डिवाइड किया जाता है, जो आगे हम डिस्कस करेंगे। इसमें 2 जो है ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं, ओवरीज इन्वॉल्व हैं। तो ओवरीज के रेफरेंस से ओवरी के अंदर जो चेंजेस आती हैं उसको ओवरियन साइकिल कहेंगे। इस तरह से यूट्रस के अंदर जो चेंजेस आती हैं उनको यूट्राइन साइकिल कहते हैं। और ये पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो वो कंट्रोल करते हैं, जिनको गनेडोट्रोफिन हार्मोन्स या गनेडोट्रोफिन कहा जाता है। तो प्राइमरी स्टेप्स जो फीमेल में, सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करना शुरू कर देता है पुबर्टी, जैसे ही जवानी की तरफ आते हैं बच्चे। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करना शुरू कर देता है। तो ये स्टिमुलेट करता है डेवलपमेंट ऑफ सेवरल प्राइमरी फॉलिकल्स। फॉलिकल्स जो हैं ये ओवरी के अंदर मौजूद होते हैं। ये यूट्रस साइकिल है और ये ओवरीज, यानी ये फॉलिकल डेवलपमेंट शुरू कर देगा। इसके अंदर इस तरह से एग्स दरमियान में होते हैं और इर्द गिर्द इसके फॉलिकल सेल्स मौजूद होते हैं। तो ये मैच्योरेशन की तरफ जाना शुरू कर देता है, और जैसे ये मैच्योर होता है तो रिलीज होता है ओवरी से, तो इसको ओव्यूलेशन कहते हैं। तो डेवलपमेंट ऑफ सेवरल प्राइमरी, तो बहुत सारे फॉलिकल डेवलपमेंट शुरू होती है, लेकिन सिर्फ एक फॉलिकल जो है कंटिन्यू करेगा, ग्रो करेगा। कहाँ से? प्राइमरी ओसाइट से, सेकेंडरी ओसाइट्स, फिर सेल बनाएगा, एग सेल और एग। तो ये बाकी जो होंगे वो ब्रेक डाउन हो जाएगी उनको, तो डीजनरेशन हो जाएगी। इस डीजनरेटिव प्रोसेस को नाम देते हैं फॉलिकल एट्रेशिया। ये अलग से भी पूछ लेते हैं फॉलिकल एट्रेशिया क्या है, इसको अंडरलाइन कर लेना है। फिर जैसे ही ये प्रोसेस आगे चलता है तो ओवरी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के अंदर ये फॉलिकल डेवलपमेंट शुरू हो जाती है स्टिमुलेशन मिलने के बाद। तो ये एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज करती है। एक्चुअली एस्ट्रोजन हार्मोन ही सेकेंडरी फीमेल कैरेक्टर्स डेवलप करता है, और इसके अलावा ये एंडोमेट्रियम यानी इंटरनल लाइनिंग ऑफ द यूट्रस वॉल, इनको थिक करना शुरू कर देता है, वास्कुलराइजेशन शुरू कर देता है। यानी इसमें कह लें ये अगर थिकनेस इसकी इतनी है तो ये आगे को इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है और मैक्सिमम जाएगी, उसके बाद मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाएगी। तो यानी ये पिछला साइकिल, फिर ये मिनिमम इसकी थिकनेस, फिर मैक्सिमम थिकनेस यहाँ तक होगी। और इस दौरान में ओवरी के अंदर जो एग डेवलपमेंट है वो भी साथ में दिखाई गई है। तो कैसे ये बर्स करके ओवन रिलीज होगा और फिर दोनों आपस में साइकिल मैच करते हैं। तो ये एस्ट्रोजन हार्मोन जो है, एक तो लाइनिंग को थिकनिंग कर रहा है एंडोमेट्रियम को, और दूसरा वास्कुलराइजेशन यानी ब्लड वेसल्स जो है ये बढ़ा देता है यूट्रस वॉल के अंदर। एंड ऑन द अदर हैंड इनहिबिट्स द सेक्रेशन ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मज़ीद जो है ये पिट्यूटरी ग्लैंड से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को भी इनहिबिट कर देता है। फिर 2 स्टेप हो गए। तीसरा, फिर ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कम होने से और एस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ने से पिट्यूटरी ग्लैंड्स
को स्टिमुलेशन मिलती है और ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यानी LH सिक्रीट करना शुरू कर देता है और ये एक्चुअली जाके ओवरीज पे अफेक्ट करता है और रिलीज ऑफ एग या ओवम का बाइस बनता है जिसको ओव्यूलेशन कहते हैं। अगर तो ये फर्टिलाइज हो जाता है तो फॉलिकल सेल जो है आफ्टर रिलीज उनमें भी चेंजेस आती हैं। फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो आगे प्रेगनेंसी शुरू हो जाएगी, अगर नहीं होती तो फिर ये सारा यूट्रस वाल्स की ब्रेकडाउन हो जाती है जिसको मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। तो फॉलिकल सेल्स जब रिलीज कर देते हैं एग तो मॉडिफाइड हो टू ए स्पेशल स्ट्रक्चर जिसको कार्पस ल्यूटियम कहते हैं, यानी ये एग जैसे ही ये रिलीज होगा तो पीछे यानी ये कह लें ये एग रिलीज हो गया और पीछे जो बच गया ये येलोइंग होना शुरू हो जाता है, येलो कलर का बन जाता है, ये एग निकल जाएगा। तो ये इसके बाद तो इस स्ट्रक्चर को कहते हैं कार्पस ल्यूटियम। ये एक और हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है जो फर्दर रोल प्ले करता है यूट्रस वाल की थिकनेस को और उसके अंदर ये ब्लड वेसल्स की डेवलपमेंट यानी आर्टरीज और वेन्स और कैपिलरीज डेवलपमेंट, ये वास्कुलराइजेशन में भी ये रोल प्ले करता है, यानी दोनों मिलके अब प्रोजेस्टेरॉन भी साथ में शामिल हो गया। तो कार्पस ल्यूटियम दिस येलोइश ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर स्टार्ट्स सिक्रीटिंग हार्मोन कॉल्ड प्रोजेस्टेरॉन, ये प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करता है। दिस हार्मोन डेवलप्स दी एंडोमेट्रियम, जैसे ये एस्ट्रोजन डेवलप कर रहा है ये भी फर्दर डेवलपमेंट शुरू कर देगा एंडोमेट्रियम की और रिसेप्टिव कर देगा इम्प्लांटेशन, यानी अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है यानी एग सेल की स्पर्म्स के साथ तो ये उसको रिसीव करने के लिए यूट्रस वाल को रेडी करता है इम्प्लांटेशन या कंसीवमेंट के लिए, जो उस वक्त जाइगोट होगा या इसको फर्टिलाइज एग कहते हैं, यानी प्लेसेंटा बनाएगा, प्लेसेंटल फॉर्मेशन करेगा। अब प्लेसेंटा क्या है, ये एक्चुअली ये कनेक्शन डेवलप होता है बिटवीन द यूट्रस वाल और फीटल टिश्यूज के बीच में, ये प्लेसेंटा डेवलप होती है जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल एंड गैसेस में रोल प्ले करती है डेवलपमेंट ऑफ, जो हेल्पफुल है डेवलपमेंट ऑफ द फीटस टू न्यू इंडिविजुअल। तो ये सारे प्रोसेस इकट्ठे हो रहे होते हैं। तो नेक्स्ट जो है फिर इसमें जो चेंजेस आती हैं, तो अगर तो फर्टिलाइजेशन नहीं होती, अगर हो जाती है तो फिर तो आगे प्रेगनेंसी शुरू हो जाएगी, अगर नहीं होती तो द कॉर्पस ल्यूटियम ये डिजेनरेट होना शुरू हो जाता है, यानी ओवरी के अंदर जो येलोइश ग्लैंड्स डेवलप हुए हैं ये डिजेनरेट होना शुरू हो जाएगा। और क्योंकि ये प्रोजेस्टेरॉन रिलीज कर रहा है तो प्रोजेस्टेरॉन भी इनहिबिट यानी कम होना शुरू हो जाएगा और इस तरह से जो सपोर्ट मिल रही थी यूट्रस वाल्स की डेवलपमेंट में, वास्कुलराइजेशन और थिकनेस में, ये भी सपोर्ट ख़त्म हो जाएगी और ये वाल्स टूटना शुरू हो जाती हैं और ब्लीडिंग हो जाएगी जिसको मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। द प्रोजेस्टेरॉन सेक्रीशन डिमिनिश हो जाएगी और सपोर्टिंग इफेक्ट ऑन द स्पॉन्जी एंडोमेट्रियम यानी यूट्रस वाल की अंदर वाली लाइनिंग, इंटरनल लाइनिंग जो है ये रिड्यूस हो जाएगी। वी सफर्स ए ब्रेकडाउन, दिस कॉजेज द डिस्चार्ज ऑफ ब्लड, ये ब्लड डिस्चार्ज होगा और सेल डेब्रिस यानी जो टूट फूट से जो सेल डेब्रिस है वो भी निकलना शुरू हो जाएगा जिसको मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। और ये स्टेज यूजुअली लास्ट फॉर 3 to 7 डेज यानी 3 से 7 दिन तक हो सकती है। ये डिफरेंट फीमेल्स में ये डिफरेंट ड्यूरेशन हो सकती है। फिर एट डिफरेंट टाइम्स इमोशनल इफेक्ट की वजह से या न्यूट्रिशन की वजह से भी ये इफेक्ट पड़ता है, डेज कम ज़्यादा हो जाते हैं। द साइकिल इज दस कम्प्लीटेड एंड यूट्रस इज रेडी, फिर ये मुकम्मल होगा यूट्रस, फिर नेक्स्ट साइकिल में एंटर हो जाएगा और फिर यही प्रोसेस रिपीट होगा। तो ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल जनरली रिपीट्स 28 डेज में होता है। देयर इज कंसिडरेबल वेरिएशन हो सकती है बहुत ज़्यादा, डिफरेंट इंडिविजुअल में डिफरेंट ड्यूरेशन हो सकती है, इवन विद इन द सेम इंडिविजुअल, उसी इंडिविजुअल में भी हो सकती है डिफरेंट टाइम्स ऑफ एज में, फिर और भी इफेक्ट होते हैं। द एंड ऑफ, फिर लास्ट पे ये अगर ये जब ये फीमेल में ये मुकम्मल हो जाते हैं, जब ये साइकिल रुक जाते हैं मेंस्ट्रुएशन, इसको बोलते हैं मेन्यूपाज। द एंड और कंप्लीट, इसको अलग से अंडरलाइन करना है, द एंड और कंप्लीट स्टॉप ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड मेन्यूपाज, आफ्टर विच द फीमेल स्टॉप्स प्रोड्यूसिंग द ओवा, यानी एग प्रोडक्शन रुक जाएगी, यानी अब इनका प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। तो फिर ये इफेक्ट टाइमिंग पे जो 28 डेज और 3 to 7 डेज मेंस्ट्रुएशन में,
ये इफ़ेक्ट क्या करती हैं, ये माल नरिशमेंट है, यानी खुराक सही नहीं मिल रही, या फिर इमोशनल स्ट्रेसेस आ जाती हैं, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल पे इफेक्ट करती हैं, विच में भी डिस्टर्ब, इस तरह से ये डिस्टर्ब हो सकता है। द साइकिल इज़ नॉट कम्प्लीटेड इन नॉर्मल 28 डेज में मुकम्मल नहीं होगा। तो ये हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल या मेंस्ट्रुअल साइकिल इसको नाम देते हैं फीमेल्स के अंदर। अब इनके उम्मीद है इजी है, डायग्राम्स बना लेंगे आप लोग। बहरहाल मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको गाइड कर देता हूँ ये कैसे आप करेंगे। तो इसमें पहले तो ये ओवरीज हैं, ओवरीज के लिए जस्ट ये आउटलाइनिंग, इस तरह से, और फिर ये स्ट्रक्चर्स बनाएं। ये कार्पस ल्यूटियम, ये इससे पहले की हालत जब इसके अंदर एग मौजूद है। यहाँ पे इस तरह से यानी एक या एक से ज़्यादा बना सकते हैं। बहरहाल यहाँ पे जो ये दिखाया हुआ है ये बस्ट होता हुआ दिखाया हुआ है, और इसमें से रिलीज ऑफ ओवम हुआ है, यानी इसके गिर्द ये फॉलिकल सेल्स हैं, और इसको फिर बड़ा करके इन्होंने दिखाया हुआ है, और इसके अंदर ये कवरिंग, ये इसकी प्रोटेक्शन के लिए होता है। तो पर ये पूरा एक साइकिल, ओवरियन साइकिल, इसके अंदर ये इस तरह के स्ट्रक्चर्स इजीली आप डेवलप कर सकते हैं। बहरहाल ये ओवरीज का हो गया। फिर ये यूट्रस के लिए भी इस तरह से आप लाइंस लगाएं। बहरहाल स्केल के साथ आप काम करेंगे तो इसमें इस तरह से ये एक आउटलाइन चाहे दे दें पहले कि कहाँ तक ऊपर को जाना है, उसके बाद ये इस तरह से ये स्ट्रक्चर्स बिल्ड करते जाएं। ये यूट्रस वॉल एंडोमेट्रियम होगी कि ये ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसे बिल्ड हो रही है, ये मैक्सिमम तक जाएगी, और फिर जैसे ही मेंस्ट्रुएशन होगी यानी फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, प्रेगनेंसी नहीं होगी, तो ये ब्रेक डाउन हो के ये इसको इसकी थिकनेस फिर कम हो जाएगी। इस तरह से ये आप स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। तो ऊपर से एग कैसे शो करना है, ये बहरहाल इस तरह से थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो ये डायग्राम्स इजी हैं, आप आसानी से बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आज का ये टॉपिक यहाँ तक मुकम्मल हो गया। अगर कोई कंफ्यूजन है तो व्हाट्सएप करके आप रब्ता कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए अल्लाह हाफिज़ जी।